आज हमारा जो चैप्टर जो था, कल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 9, दैट वाज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर जो कल चल रहा था। तो मुझे जो कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जो आपने कल करवाया था दोबारा से करवा दो, कुछ उसमें आपका जो अमाउंट जो निकालना था वो कि हमारे समझ में नहीं आया। तो मैं वो पॉइंट जो कुछ दोबारा बताता हूँ कि आपको वहाँ पर कहाँ दिक्कत रही आप लोगों को। तो आप जो पेज नंबर निकाल दीजिए, जो कल मैं करवा रहा था आपको, वो पेज नंबर है आपका 390। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो पेज नंबर 390 के ऊपर आप कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो है ये निकाल लीजिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम ये डिस्कस हमने कल किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी कहा था कि ये आपका जो है डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी को हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी डेट और इक्विटी इन दोनों का क्या प्रोपोर्शन है वो हमें बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल ओनर फंड इज अवेलेबल। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि डेट हैं उनके अपने कुछ फीचर्स हैं और कुछ उनके लिमिटेशंस हैं, और ठीक उसी प्रकार से जो इक्विटी है उनके भी कुछ फीचर्स हैं और कुछ उनके लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम देखें कि आपका जो डेट्स है यानी जो लोन है, लोन आपका जो है वो चीपर होता है, सस्ता होता है। मीन से cost of taking loan is cheaper because you can go to any bank and you can ask for the loan. There is no much cost. उनकी से बैंक के ऊपर कोई ज़्यादा वो कॉस्ट वो नहीं करता, आपसे सिंपल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। पर ये रिस्की भी है क्योंकि दीज आर द परमानेंट चार्ज ऑन द कंपनी, मीन्स द इंटरेस्ट चार्ज इज परमानेंट ऑन द कंपनी। कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट, देर में प्रॉफिट और देर में भी लॉस इन द कंपनी। तो यहाँ पर इनकी ये कमी भी है। एंड इफ द कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू पे द इंटरेस्ट ऑन टाइम, then these persons can move to the court and can ask for the charge on the assets। तो एसेट के ऊपर भी चार्ज ले सकते हैं अगर टाइमली उनको पेमेंट नहीं की। तो ये इनकी लिमिटेशन है। और आपका जहाँ पर है इक्विटी की बात है, इक्विटीज आर कॉस्टलियर इन टेकिंग या इन इश्यू द शेयर्स। आपका जो है इक्विटी इश्यू करने में आपको जो है ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ता है वो, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है, फिर उसके बाद में आप लोगों ने उनके जो बैंकर्स अपॉइंट करने हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट करने हैं, एंड देन यू मेक ए वेटिंग आल्सो एंड देन यू विल गेट द मनी। तो यहाँ पर आपका जो है ये कॉस्टलियर पड़ता है, बट दीज आर सेफ एंड सिक्योर फॉर द कंपनी आल्सो। मीन्स इफ द कंपनी इज रनिंग इन लॉस then there is no liability to pay off the dividend, and if the company is not earning good then there is no also liability to pay off them। it means आपका जो इक्विटीज हैं वो आपके जो है उसके लिए सेफ हैं अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर यहाँ पर आपकी दिक्कत आती है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, वो बताया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या आपका था फाइनेंशियल लीवरेज यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। हम इसको फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहें या फाइनेंशियल लीवरेज कहें, ये क्या है? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि यू टेक द मोर लोन्स एंड यू यूज देम एंड वेल्थ मैक्सिमाइज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप लोन ज़्यादा लेंगे और आप जो है उनको जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। क्योंकि अगर आपका द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज लो इन द मार्केट but the earning of the company is high, in that case you will take the loan from the market
and you will earn from the market and you will save money for the equity shareholders. तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है, ये क्या रहता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी जिसमें जो आपका लोन है वो ज़्यादा होगा और इक्विटी जिसमें कम होगी तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें कल एक एग्जाम्पल था, तो वो एग्जाम्पल जो है उसके 3 सिचुएशंस हैं। वो 3 सिचुएशन में ये बताता है कि अगर आपने इफ द मार्केट कंडीशन मीन्स द प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर and the rate of interest is low, in that 3 situations are given there, means what the benefit of loan is there, और लोन लेने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं होगा, तो वो उसके अंदर इसने बताया है। तो मैं आज उसी एग्जाम्पल को जो दोबारा से आपके सामने एक बार बता देता हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो 3 सिचुएशन आपको गिवन है, पहली सिचुएशन में है टोटल कैपिटल आपके पास में जी वो 50 लाख की है। ठीक है। टोटल कैपिटल 50 लाख की है और उसमें इक्विटी शेयर भी 50 लाख की हैं, डेट आपका नील है और टैक्स रेट आपका वो दे रखा है इसने 30%। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट सिचुएशन लिख देता हूँ, मैं इसके नीचे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो टोटल कैपिटल आपकी है, टोटल कैपिटल आपकी 50 लाख। ठीक है जी। और इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी आपके पास में जी आपका जो है 5 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 50 लाख है आपके पास में हो गए शेयर्स। तो यहाँ पर आपके 50 लाख ही आपकी कैपिटल थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास में है, डेट्स आपके नील हैं, जो डेट हैं वो आपके नील हैं, यानी इन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा। और टैक्स रेट है, यानी गवर्नमेंट टैक्स है वो आपका 30% है। ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके सेम पोजीशन है, टोटल कैपिटल आपके पास में 50 लाख है। ठीक है। और इक्विटी जो है वो आपके पास में जो दरख्त 4 लाख शेयर्स, 4 लाख की शेयर में देख देता हूँ दोबारा से, ये आपके हाँ 4 लाख शेयर से 10 ईच है, 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच है। तो ये आपके हो गए 40 लाख। और आपका यहाँ पर जो लोन है या डेट है वो डेट देखें 10 लाख, डेट आपके 10 लाख के हैं। और रेट ऑफ टैक्स है वो दैट इज 30%। और इंटरेस्ट ऑन डेट्स है, इंटरेस्ट ऑन डेट एट द रेट ऑफ 10% गिवन है। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ EBIT यानी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर EBIT इंटरेस्ट बिफोर टैक्स वो 7 लाख है। और यहाँ पर भी आपका EBIT वो भी आपका 7 लाख है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन जो है उसमें क्या है, उसमें भी आपकी जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल वही आपकी 50 लाख है। और आपके पास में जो है इक्विटी आपकी और आपकी 3 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच है, यानी आपके 30 लाख हैं। और आपका यहाँ पर जो डेट्स हैं वो आपके दे रखें 20 लाख। और आपका टैक्स रेट है, टैक्स रेट वही आपका 30% है। और इंटरेस्ट ऑन डेट्स है, इंटरेस्ट ऑन डेट एट द रेट ऑफ 10% है। और EBIT वो आपका 7 लाख है। ये आपके तीनों सिचुएशन है। अब इस तीनों सिचुएशन से कहता है कि आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है या आपका जो है कैपिटल लिवरेज है, वो आप निकाल के दिखाइए। तो पहले में आप देखते हैं
आपके पास में क्या बनता है। तो पहले में आपके पास में जो दे रखा है यहाँ पर, मैं इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन में EBIT इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपका दे रखा 7 लाख, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट तो है ही नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लोन ले नहीं रखा, तो यहाँ पर हमें उसका कोई चक्कर है ही नहीं। तो आपके इसके बाद टैक्स है। ठीक है, तो हम इसमें टैक्स देखें तो आपके से टैक्स दे रखा वो कितना है, वो आपका टैक्स दे रखा 30%। तो आपका बुक वाली चीज़ को छोड़ देना, मैं सीधा बता रहा हूँ, लेस टैक्स, टैक्स आपका 30% था, 7 लाख पर 30% आपके पास में होगा 2,10,000। ठीक है, तो आपका जो है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स वो कितना हो गया, ये आपके पास में हो गया जी 2 लाख घटा दो तो 4,90,000, यानी आपके पास ये बन गया टोटल मिला करके आपका प्रॉफिट में से आपने टैक्स अकेला घटाना था, बाकी तो है ही नहीं कुछ, तो टैक्स अकेला घटा दिया, आपके पास बन गया 4,90,000 रुपये आपके पास में बन गया। अब 4,90,000 रुपये है तो यहाँ पर आप निकालो EPS अर्निंग पर शेयर, EPS अर्निंग पर शेयर, बुक वाली चीज़ों को छोड़ दो, डायरेक्ट इसी का EPS अर्निंग पर शेयर। आपका टोटल प्रॉफिट था जी 4,90,000 रुपये, इसको आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, यानी अर्निंग पर शेयर निकालनी है, तो शेयर आपके पास 5 लाख हैं, अर्निंग पर शेयर आपके पास में आ गया 0.98 पैसा, यानी आपके पास में जो अर्निंग पर शेयर जो आई वो 98 पैसा है। यानी हमने पूरा पैसा अपना ही लगा रखा था, हमने लोन नहीं ले रखा था, तो हमारे पास में जो प्रॉफिट है, जो हमारा अर्निंग पर शेयर है, वो हमारे पास में 98 पैसा आया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में देखो, हमने यहाँ पर लोन ले रखा है, तो आपका जो EBIT वही आपका 7 लाख है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कर दिया जी लेस इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट लेस करो, इंटरेस्ट कितना, 10 लाख का लोन है, इस पर 10% इंटरेस्ट, तो आपके पास इंटरेस्ट हो गया जी 1 लाख, यानी इंटरेस्ट ऑन डेट से 1 लाख। तो ये आपके पास में हो गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट कुछ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास में हो गया 6 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट काटने के बाद में फिर यहाँ पर कर लो लेस टैक्स, टैक्स का 30% है, तो इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट छूट देती है, इफ यू आर टेकन द लोन एंड इफ यू पे द इंटरेस्ट इट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, तो एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, ये बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो यानी आपका प्रॉफिट तो 6 लाख ही बचा, ये जो टैक्स है ये 6 लाख के ऊपर लगेगा, तो ये हो गया 1,80,000। ठीक है, अब 680 में से घटा दो तो ये आपके इसमें 480, ये आपके इसमें हो गया 4,80,000, क्योंकि 6 लाख में से आपने एक जो घटा दिया, 180 घटा दिया, तो ये आपके 420 हो गया, सॉरी, ये हो गया आपके पास में 420 आपके पास बचा। अब आपका अर्निंग पर शेयर EPS कितना हुआ, 420 को 420 में देख लो, अगर कहीं कंफर्म कर लो अपने आप को, ये था आपका सेकंड केस था ना, हाँ सेकंड केस में आपका, हाँ 420 था, 420 को आपने यहाँ पर इक्विटी थी 4 लाख, तो 420 का आपने 4 लाख से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप इसको काटोगे तो ये काटने के बाद में आता है 1 रुपया और 6 पैसे, 1 रुपया 5 पैसे, ये आ जाएगा 1.05 पैसा। ठीक है, यानी यहाँ पर लोन ले रखा था, तो यहाँ पर लोन नहीं लेगा तो 98 पैसा कमा रहे थे पर शेयर, यहाँ पर लोन ले लिया, लोन लेने के बाद उसकी पेमेंट कर दी, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ करके 1 रुपया 5 पैसे हो गया, यानी लोन लेने का फायदा हुआ यहाँ। तीसरे में देखो, तीसरे में यहाँ पर लोन और ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका EBIT, यहाँ पर आपका EBIT है 7 लाख, यानी 7 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका कितना था, आपका डेट थे 20 लाख के, 20 लाख पे 10% यानी 2 लाख, 2 लाख आपका इंटरेस्ट हो गया जी।
तो आपके उसमें बच गया प्रॉफिट, बच गया 5 लाख। ठीक है, 5 लाख में कर दो जी लेस टैक्स, टैक्स कटा दो, टैक्स अब 5 लाख पे लगेगा 30%, ये हो गया 1,50,000। उसके बाद में आपके कितना बचा, आपके उसमें बचा 3,50,000 आपका प्रॉफिट बचा। इसमें आप ईपीएस निकालो, अर्निंग पर शेयर, तो 350 में आपके पास शेयर आपका 3 लाख, तो 3 लाख से भाग दे दो, तो 3 लाख से भाग दोगे तो काटो इसको, तो काटने से आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनता है ये 1.16, यानी आपके उसमें 1 रुपया 16 पैसे अर्निंग पर शेयर बने। तो यहाँ पर हमने सबसे कम लोन लिया, सबसे कम प्रॉफिट आया, कुछ लोन लिया प्रॉफिट बढ़ा, ज़्यादा लोन लिया बढ़ा, इसे ज़्यादा भी लेते तो बढ़ता। तो ये आपके जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पोजीशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कि यहाँ पर आपकी पोजीशन ये हो कि द रेट ऑफ अर्निंग इज हाई बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट इज लो। इन दैट केस you have to take the loan and you should try to trading on equity। आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे चलने की कोशिश करिए, you will get the more profit। if the rate of interest is high and earning capacity of the company is low, then never think about the taking the loan because that will affect the reverse to the company। उसका कंपनी के ऊपर गलत असर होगा। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है? एनी पॉइंट रिलेटेड टू दिस? तमन्ना, कोई भी पॉइंट है तो मेरे को बताइए। चलो ठीक है, क्लियर है तो। हाँ जी, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये एक पॉइंट बीच में छोड़ रहा हूँ, मैं कल बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास आता हूँ, फैक्टर डिटरमाइनिंग दी कैपिटल स्ट्रक्चर, और बीच वाला पॉइंट जब मैं कल आपको करवाऊंगा। तो ये आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग दी कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया ना कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कि प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का जो रेशियो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो आपका जो डेट और इक्विटी आपको बड़ा अच्छा लगा कि डेट एंड इक्विटी, तो वी विल टेक द मोर डेट्स and we will issue the less equity and we will earn the good। Although there is a boom in the market that companies are earning good and the rate of interest is low, it means you can take the benefit of trading on equity, but it is only the theoretical situation। Sometimes it not happen in reality, it is not practical। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही आपके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे और बूम पीरियड रहे, और बूम पीरियड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम नहीं रहेगा। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं कि आप उसमें लोन लें या ना लें, डेट आप उठाएं या ना उठाएं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, तो कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर डिटरमाइनिंग द फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, या फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। पहला आपके पास में है कैश फ्लो पोजीशन। फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। Cash flow position, first of all, cash flow position means what is the availability of cash in the firm। तो आपका जो कैश फ्लो जो वो आपके पास कितना है, बिकॉज डेट्स हैज ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स ऑन फिक्स टाइम वी हैव टू पे टू द डेट्स। इफ वी वर अनेबल टू पे देम ऑन टाइम, then these debenture holders can move to the court। These finance companies or financiers can move to the court and they can take the charge against our assets। तो ऐसा जो है हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके पास में कैश फ्लो पोजीशन बहुत बढ़िया है तो हम जो है आपका जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपके पास में कंपनी प्रॉफिट अच्छे कमा रही है पर कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया नहीं है, यानी कैश की इनकमिंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग कभी भी
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप ज़्यादा लोन कभी भी रेज नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। ए कंपनी एम्प्लॉयज more debts or of more of debt security in the capital structure if company is sure generating enough cash inflow generate करने में अगर कंपनी सक्सेसफुल है then we can take the more loans. If there is a shortage of cash then it must employ the more on equity in its capital structure and there is no liability of company to pay these equity shareholders. और अगर कंपनी के पास इस प्रकार की अगर कैश की फैसिलिटी नहीं है, कैश फ्लो नहीं बढ़िया, तो इट शुड टेक द ऑप्शन ऑफ द इक्विटी, उसे इक्विटी का ऑप्शन देखना चाहिए बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे द इक्विटी शेयर होल्डर द डिविडेंड ऑन टाइम, कोई जरूरी नहीं को डिविडेंड पे करे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, सेकेंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स व्हाट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम इसको बोलते हैं ICR भी बोलते हैं। यू विल स्टडी इन डिटेल इन द थर्ड पोर्शन ऑफ द अकाउंटेंसी बुक का थर्ड पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ICR का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, ठीक है, यानी EBIT अर्निंग बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। आपका टोटल कितना आपने कमाया उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने कितना दिया, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा, मान लो कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, ये टाइम्स में आता है, तो ये आपके लिए फायदा है। क्या मतलब ये हुआ कि सपोज इफ यू टेकन ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन बाय एट द रेट ऑफ 10%, इट मीन्स यू आर पेइंग इंटरेस्ट 10,000 एवरी ईयर, but you are earning a 30,000 or 40,000 from this amount. It means your interest coverage ratio is 3 to 4 times. क्या आप उनसे 3 से 4 गुना कमा रहे हैं, तो then it is beneficial for you that you can take the debts from the open market, क्योंकि आपका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी बढ़िया है। तो हाई ICR मीन्स कंपनी कैन हैव मोर बोरोड फंड सिक्योरिटी वेयर लोअर ICR मीन्स बोरोड लो सिक्योरिटीज, कि अगर आपके पास हाई ICR है, इसका मतलब है यू कैन टेक ए मोर डेट्स फ्रॉम द मार्केट, एंड इफ यू द लो ICR इट मीन्स इट एज एन प्रॉब्लम फॉर यू पीपल एंड you should not opt for this type of the debts, means you should opt for the equity only. Next आपके पास है डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ DSCR। तो ये आपके पास है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये आपको क्या कहता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ICR से थोड़ा और आगे बढ़ करके है, इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और नॉन एक्सपेंस है वो भी आप प्रॉफिट के अंदर जोड़ देते हैं, यानी आप प्रॉफिट में घटाते हैं तो उनको जोड़ देते हैं, और नीचे आपका जितना इंटरेस्ट है और आपका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन वो भी हम ऑब्लिग में कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो वो कहता है कि अगर DSR अगर हाई है तो डेट से आप ज़्यादा ले सकते हैं, और DSCR अगर बढ़िया नहीं है तो आप इक्विटी पे जाएंगे। अब ये जो है आपको जब नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अकाउंटेंसी थर्ड बुक स्टार्ट करवाऊंगा तब उसमें आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अभी तो बस इसको आप ये मान के चलो कि हाँ एक पॉइंट है और ये हमें इस प्रकार से समझना है, ठीक है। थर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI बोलते हैं, ये भी आपका एक रेशियो आएगा आगे जा करके। तो फोर्थ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं ROI, मीन्स व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गुड then you can take the more debts. If the return on investment is very low, then there is no need to take the loan. Suppose you take the loan at the rate of 10% and you are also earning the rate at the rate of 10%, then there is no need of to take the loan. क्योंकि 10% कमा रहे हैं, 10% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिर वाई यू आर टेकिंग द प्रॉब्लम्स, आप उन मुसीबतों को ले ही क्यों रहे हैं, तो वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। इफ द ROI इज मोर and rate of interest is less, then the
trading on equity can be beneficial. Next है cost of debts. Cost of debts. Cost of debts. Cost of debts का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप लोन जो लेते हैं उसकी लागत क्या है, वो किस रेट पे, मतलब कितना खर्चा करना पड़ रहा है उनसे. जैसे कि इफ यू टेक द लोन फ्रॉम एनीवेयर, then the cost of taking loan is very low, but the rate of interest may be high. पर आपका अगर cost of debt अगर जैसे कहें कि we issue the equity shares, means we have to print out the prospectus, then we have to sell the prospectus into the market, then we have to appoint the bankers and the underwriters, and so many formalities are there, and the cost of issue is very high. तो यहाँ पर आपका अगर cost of debt जो लो पड़ता है तो आपको जो है डेट से लेने में फायदा है. और टैक्स रेट इज आल्सो वन एस्पेक्ट. टैक्स रेट मीन्स व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी. इफ देयर इज ए हाई रेट ऑफ टैक्स, मेक द डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड ऑन द डेट सिक्योर्ड होल्डर एज द subtract from the income before calculating the tax where the company have to pay tax on the dividend to the shareholders. So high end of tax means prefer bad debts where the low tax rate prefer the equity. कहने का मतलब ये है कि if the income tax is high, then a company need not to take the equities. क्योंकि अगर इनकम टैक्स है तो जितने भी आपका डिविडेंड आपने, जितना प्रॉफिट आपने कमाया, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी तो आपने जो कमाया वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है. और अगर आपका टैक्स रेट कम है तो आप जो इक्विटी इश्यू कर सकते हैं. अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो फिर आप लोन लेंगे, क्योंकि लोन जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं दैट इज टैक्स फ्री. एक तो हम लोन लें, टैक्स पे कर दें, उसमें इंटरेस्ट पे कर दें, और एक हम इक्विटी शेयर इश्यू करें और उस पर टैक्स पे करें, तो इक्विटी के ऊपर ही टैक्स इतना हो जाए कि वो लोन के ब्याज के बराबर हो गया, तो फायदा क्या है. तो यानी कहने का ये हुआ कि अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स इज हाई देन वी शुड ऑप्ट फॉर द डेट्स. इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज लो देन वी कैन थिंक अबाउट द इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो कॉस्ट है वो क्या है, तो ये करें कि अनदर फैक्टर हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओनर और शेयर होल्डर इक्विटी एक्सपेक्ट ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज अर्निंग पर शेयर. एज द डेट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर देन देयर कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, बट ईपीएस डिक्रीजिंग विद द इंक्लूजन ऑफ डेट्स मस्ट डिपेंड अपॉन द इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली. अब ये कहते हैं कि आपका जो यहाँ पर हम देखें कि अर्निंग पर शेयर है, इफ द नंबर ऑफ शेयर विल बी मोर द अर्निंग पर शेयर विल बी डाउन. जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था थर्ड सिचुएशन में, देयर ओनली 3 लाख इक्विटी शेयर्स, द अर्निंग वाज ₹1.16 पैसा, बट इन द फर्स्ट द शेयर वर 5 लाख एंड द अर्निंग वाज 98 पैसा. इट मीन्स द कॉस्ट इन फर्स्ट केस वाज मोर बिकॉज द अर्निंग वाज लो. But if the cost of if you want to go for EPS, earning per share, then you should take the loan and you should take the benefit. और अगर आप जो है उसको नहीं देखते कि आपने कितना इंटरेस्ट पे, कितना उनको डिविडेंड पे करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कैसे कर सकते हैं. फ्लोटेशन कोस्ट. फ्लोटेशन कोस्ट है आपका जो है, मैं याद देता हूँ, 8th है फ्लोटेशन कोस्ट. फ्लोटेशन कोस्ट. फ्लोटेशन मतलब कम ज़्यादा होने वाली कॉस्ट है, वो आपके कहलाती है फ्लोटेशन कॉस्ट. तो आपके फ्लोटेशन कॉस्ट में कहता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स. इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, अंडरराइटिंग फीस, इश्यू ऑफ शेयर्स. डिवेंचर्स रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटी एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट. तो यहाँ पर जो है फ्लोटेशन कॉस्ट आपका ज़्यादा जहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपको वो चीज़ आप कम लेंगे, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कम है तो वो चीज़ आप ज़्यादा
परचेज कर पाएंगे। तो यानी आपका अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लोन में ज़्यादा है तो आप लोन कम देंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर इक्विटी में ज़्यादा है तो इक्विटी कम उठाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज रिस्क कंसिडरेशन। आपका रिस्क किस जगह ज़्यादा है? अगर आपका लोन, इफ यू टेकन द लोन, इफ यू टेकन द डेट्स एंड द रिस्क कंसिडरेशन इज मोर, देन वी विल अवॉइड इट। और अगर आपका रिस्क कंसिडरेशन जो वो कम है तो हम ज़्यादा लोन ले लेंगे, और इक्विटी में कोई रिस्क कंसिडरेशन नहीं है। आज हम इतना ही करते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं वो हम कल करेंगे, एक पॉइंट जो मेरे इसमें रहता है वो हम कल करेंगे। तो कल जो है ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का टॉपिक जो हम फिर परसों हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। हाँ जी, कोई चीज़ आप पूछना चाहते पूछिए मेरे से। तो ठीक है जी।